हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी बनारस से पुणे के लिए। और रूही भी काफ़ी घबराई हुई थी। जब वो टेक ऑफ की थी ना, तो वो काफ़ी डर गई थी। रूही को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। अनया की मम्मी उसको अपनी बाहों में थाम रखी थी और कहती है, बच्चा डरो नहीं, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा। अनया भी रूही को देख रही थी। उसका डर कम नहीं हो पा रहा था, कितना भी अच्छे से किया जाए। तो अनया आकृति को देखती है। आकृति अपनी आंखें बंद की हुई थी, इतनी जोर से बंद की हुई थी, उसको देखकर लग रहा था कि हाँ, ये भी डर रही है। आकृति को अनया कहती है, आकृति, हाँ 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 हाँ, डर लग रही है। हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी, कुछ नहीं होगा। अनया आकृति से बातें करने लगती है। कहती है, आकृति, तुम्हें याद है हम पहली बार मिले थे। हाँ, मुझे याद है। तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारा वो डरा हुआ चेहरा, तुम्हारा वो भीगी हुई पलकें, तुम्हारे बाल जो तुम्हारे चेहरे से चिपके थे, क्या कयामत लग रही थी। उसकी इस तरह की बातें सुनकर आकृति की आंखें जो है खुल जाती हैं और वो अनाया को देखने लगती है। अनाया के चेहरे पर स्माइल थी। वो आकृति को देख रही थी। उसका जो है ना ध्यान जो है भटकाने की कोशिश कर रही थी, ताकि इस चीज़ से हटकर उसका ध्यान कहीं और शिफ्ट हो जाए। अनाया ने जैसा सोच रखा था जस्ट वैसे ही हुआ। कुछ समय बाद आकृति उन्हीं दिनों के ख्यालों में डूब जाती है। कैसे वो अनाया की बाहों में खड़ी थी, कैसे जब उसकी नज़रें अनाया की आंखों से मिली थी, कैसे वो ब्लू आंखों ने उसका दिल चुराया था, कैसे कुछ पल के लिए उस आंखों में वो डूब चुकी थी, कैसे वो जाते वक्त पीछे पलट कर अनाया को देखी थी। वो सारी चीज़ें बार बार आकृति की आंखों के सामने आ रहा था। और आकृति के चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल, और साथ में उसके जो चिक्स हल्के हल्के रेड हो चुके थे, उसके कान, उसका गला। ये समझ में आ रहा था कि हाँ, उसे शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी यादों में डूबी हुई थी। अनाया की नज़रें उस पर जाती है और उसको देखकर उसके भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो समझ जाती है कि आकृति उन्हीं यादों में खो चुकी है। अनाया की नज़रें अब रूही पर जाती है, जो कि रूही जो है नॉर्मल नहीं थी, वो डर रही थी अभी भी। वो अपनी माँ को देखती है। जब उसकी माँ की नज़र अनाया पे पड़ती है, तो अनाया इशारों में कुछ पूछती है, जैसे कि रूही ठीक है या नहीं। तो अनाया की माँ नाम इसे हिलाती है, जैसे बोल रही हूँ ये ठीक नहीं है, काँप रही है। वो रिया, अनाया जो है रिया की तरफ देखती है। रिया जस्ट उनके जो है पीछे ही बैठी हुई थी, अपना सिर घुमा कर देखती है रिया की तरफ। रिया भी उसकी तरफ देखती है। रिया को कुछ इशारा करती है। रिया समझ जाती है। रिया उठती है और उठकर रूही के पास जाती है। अनया की मम्मी से कहती है, आंटी, वो रूही को आप मेरे पास भेज दीजिए। अनया की मम्मी कहती है, ठीक है। रूही रिया को देखती है, रिया के हाथों को पकड़ लेती है और धीरे धीरे रिया के साथ जाती है। प्रिया जो थी वो उठकर अब अनया की मम्मी के पास आ चुकी थी, क्योंकि वहाँ 2 सीटें ही थे। रिया जहाँ बैठी थी, तो वहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते थे। रिया रूही को अपने पास बैठाती है और जो है उसके पास उसका जो मोबाइल था ना, वो पहले से ही कुछ चीज़, हालांकि फ़्लाइट में मोबाइल डेटा या नेटवर्क यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती है, तो उसके मोबाइल में कुछ सॉन्ग जो है वो पहले से रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। वो अपना मोबाइल में वो सॉन्ग लगाती है और हेडफोन से कनेक्ट करके रूही को दे देती है और कहती है, तुम आराम से बैठो और हाँ, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, और ये लो सॉन्ग सुनो, बहुत अच्छी है। तुम्हें इंग्लिश सॉन्ग पसंद है या हिंदी। रूही कहती है, मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है, वो मुझे समझ ही में नहीं आता है उतना। अच्छा ठीक है, तुम देखो यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग हैं,
तुम्हें जो सुननी है वो तुम सुनो। तो रूही भी हमें सिर लाती है, लेकिन डर तो अभी भी रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके करीबन 2-3 मिनट बाद उसका मन जो है, उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है और शांत होने लगता है। धीरे से वो अपनी आंखें बंद करके सीट टेक लगा लेती है। रिया उसको देखती है तो रिया को भी समझ में आता है कि हाँ, अब ये शांत हो रही है। कुछ समय बाद रूही को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। रिया उसको अच्छे से अपने हाथों से पकड़ रखा था ताकि वो गिर ना जाए। अनया भी पीछे पलट के देखती है और उस रूही को देखकर उसको भी अच्छा लगता है। करीबन 3 घंटे बाद इनकी फ़्लाइट जो है लैंड करती है पुणे एयरपोर्ट पर। पुणे पहुंचने के बाद जो है सभी फ़्लाइट से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद सभी एक दूसरे को देखते हैं और एयरपोर्ट के बाहर निकलने लगते हैं। उनका बैग वगैरह सब रिया और बाकी के लोग कलेक्ट करने वाले थे और ये लोग आगे निकल चुके थे। रिया ने पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, गाड़ी वगैरह भेज दी जाए। तो वो गाड़ी पहले से ही आ चुकी थी। बाहर आने के बाद सभी जो है कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। करीबन 40 मिनट बाद उनकी कार पुणे की गलियों से होते हुए अपने घर तक पहुँचती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है वैसे ही आकृति सामने की तरफ दिखती है। घर काफ़ी अच्छा था, हालांकि बंगलों के जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ, घर बेहद ही खूबसूरत बनाई गई थी। बाहर से देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी थी। ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था, अच्छा था। अनया आकृति को देखती है और कहती है, क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या घर? आकृति कहती है, नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, अंदर से देखोगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अनया की मम्मी उनकी गाड़ी के पास आती हैं और डोर को नॉक करती हैं। तो अनया जो है वो कांच जो है नीचे करती है और कहती है, हाँ माँ, बेटा हम अंदर जा रहे हैं, सब देख लेते हैं तैयारी ठीक से हुई है कि नहीं, तुम लोग यहीं पे थोड़ा सा वेट करो। तो अनया कहती है, जी माँ आप जाइए। और अनया की मम्मी रूही को अपने साथ ले लेती है। प्रिया भी चली जाती है। रिया वहीं पर थी। रिया थोड़ी साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। इन दोनों को अकेले कार में छोड़ देती है। बाकी के मेंबर्स चले जाते हैं घर के अंदर। आकृति अनया को देखती है। अनया आकृति को अनया कहती है, क्या बात है? नहीं, थोड़ी सी अजीब लग रही है। क्या अजीब लग रही है? नई जगह, नए लोग। अनया उसके हाथों पर अपना हाथ रखती है और कहती है, मैं हूं ना, तुम्हें इतना जो है अजीब फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा नर्वस मत हो। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तुमने तो पहले ही देख लिया ना, मेरी मम्मी, मेरी दादी, सभी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अभी के लिए कह सकते हैं, बात का मुझे नहीं मालूम, बात का तुम देख लेना। क्या मतलब? मतलब ये सास बहू के झगड़े। आकृति की हंसी छूट जाती है। हंसते हुए कहती है, क्या अभी? नहीं, मैंने देखा है ना, अरे टीवी में देखा है कि अक्सर शादी के बाद शुरू शुरू में सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो सास बहू के वो झगड़े नोक-झोंक स्टार्ट हो जाते हैं ना, बेचारे लड़के बीच में पीसते रहते हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया ना, बात का तुम देख लेना, मुझे बीच में मत लाना, मैं दोनों के साइड रहूँगी। जब ये बोलती है ना, आकृति को बहुत हँसी आती है। वो कहती है, रहने दीजिए, वो नौबत नहीं आएगी। क्या सच में? हाँ, मैं कोशिश करूँगी ना। चलो अच्छी बात है, वो आनी भी नहीं चाहिए। तभी जो है उनके डोर पे कोई नॉक करता है। तो अनया गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे एक सर्वेंट खड़ा था और कहता है, अनयन बाबा चलिए, मालकिन बुला रही हैं। ठीक है, चलो। वो आकृति को बाहर निकालती है अपने हाथ में, उसका हाथ लेकर, और उसके बाद जो है दोनों घर की तरफ बढ़ जाते हैं। घर के चौखट पे खड़े थे। अनया की मम्मी दोनों की आरती करती हैं, तिलक लगाती हैं, उसके बाद आरती करती हैं। आरती करने के बाद जो है आकृति से कहती हैं, बेटा ये अपने दाहिने पैर से कलश को धक्का दो और आलते में पैर रख के अंदर आ जाओ।
आकृति भी ऐसी ही करती है। अलते में पैर रखने के बाद जो है वाइट कपड़ा बिछा हुआ था उस पे पैर रखते हुए अंदर आती है। अंदर आने के बाद अनाया की मम्मी उसको मंदिर में लेकर जाती है। वहाँ पे आकृति दिए जलाती है। उसके बाद जो है अपने हाथ का छाप वहाँ पे हल्दी और कुमकुम से हाथ का छाप लेकर और मंदिर की दीवार में लगाए जाते हैं, तो लगाती है। और उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद लेकर वो लोग हॉल में आ जाते हैं। हॉल में आने के बाद एक सर्वेंट को इशारा करती हैं अनाया की मम्मी, तो सर्वेंट आता है। जी मालकिन, देखो बहू रानी को उनके कमरे में लेकर जाओ। जी। जब वो सर्वेंट आकृति को कमरे में लेकर जा रहा था तो वो दूसरा कमरा था, वो अनाया का कमरा नहीं था। तो अनाया कहती है, मम्मी आप कहाँ भेज रहे हो आकृति को? तो अनाया की मम्मी कहती है, बेटा थोड़ी सी सब्र रखो, अभी और भी रस्में बाकी हैं, तो इतनी जल्दी तो तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगी, ठीक है? अब तुम जाओ, जाके अपना फ्रेश हो लो, कपड़े चेंज कर लो। अनाया कम मुँह बन जाता है। वो कहती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। उसको जाता देख दादी माँ भी हँसती हुई कहती है, ये सब्र नहीं करेगा। तो अनाया की मम्मी कहती है, हाँ नया नया प्यार है ना, क्या कर सकते हैं। दादाजी भी वहीं पर थे। दादाजी भी बहुत थके हुए थे। तो सर्वेंट एक आता है और उनको सहारा देते हुए, हालांकि दादाजी खुद से चलते फिरते हैं लेकिन अभी थके होने के कारण उनको चला नहीं जा रहा था। उम्र भी काफ़ी हो गई थी, इस कारण सर्वेंट के सहारे से वो कमरे में जाते हैं। सर्वेंट उनका हेल्प करता है सब कुछ फ्रेश होकर कपड़े वगैरह चेंज करने में। दादी माँ भी आती हैं, वो भी फ्रेश वगैरह होकर कपड़े चेंज कर लेती हैं। उसके बाद जो है सब लोग हॉल में आते हैं। अनाया भी आती है, आकृति को भी लाया जाता है। हॉल में आने के बाद वहाँ पे अंगूठी ढूंढने की रस्म की जाती है। उसमें जो है एक बार अनाया, दूसरी बार आकृति निकालती है। जब तीसरी बारी आती है ना, तो अनाया आकृति का हाथ पकड़ लेती है। आकृति अनाया की नज़रों में देखती है। अनाया स्माइल कर रही थी। आकृति इशारों में कहती है हाथ छोड़ने को। अनाया नाव में सिर हिलाती है। वहाँ पे अनाया की मम्मी भी थी, वो समझ रही थी क्या चल रहा है मेरी बेटी की नज़र। एक माँ अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा जानती है। उनके भी चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो वो कहती हैं, जल्दी करो और भी काम है। अनाया कहती है, मम्मी वैसे ये रस्म जो आप कर रहे हो, इसमें जीतने वाले को क्या मिलता है? तो अनाया की मम्मी कहती है, बेटा ये इस रस्म में जो जीतता है ना, उसके पार्टनर पर उसी का राज चलता है। अच्छा, क्या सच में? हाँ, यही माना जाता है, सभी लोग मानते हैं। अच्छा, पक्का ना मम्मी? हाँ बेटा। ओके। तो क्या करती है, वो आकृति का हाथ छोड़ देती है ताकि वो कहाँ पर है, उसके हाथों के जस्ट नीचे ही था। तो अंगूठी को उठाती है और बाहर निकाल लेती है। उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। अनाया की मम्मी ये देखती है तो कहती है, लो भाई जीत गई, हमारा बच्चा जीत गया। अनाया हंसते हुए कहती है, तो मम्मी क्या मेरा राज चलेगा आपकी बहू के ऊपर? अनाया की मम्मी कहती है, बेटा वो तो तुम पे डिपेंड करता है ना, तुम राज चलाना चाहते हो या नहीं। हाँ देखते हैं मम्मी। ये भूलकर वो हंस रही थी। आकृति का जो था नज़रें जो है झुका कर बैठी हुई थी। रूही भी वहीं पर थी, प्रिया भी थी। प्रिया कहती है, क्या भाभी आप तो हार गए। हाँ दी, आप क्यों हार गए? जीजू जीत गए ना। आकृति कुछ नहीं कहती, उसकी नज़रें जो है झुकी हुई थी। अनाया की मम्मी हंसती हुई कहती है, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी इस घर में औरतों का राज चलता है। अनयन जीत ज़रूर गया है लेकिन इसका राज नहीं चलने वाला। प्रिया भी हंसते हुए कहती है, हाँ ये बात तो सही है।
अनया अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है, क्या माँ, आप भी? हाँ बेटा, क्या हम गलत बोले क्या? अनया कुछ नहीं बोलती, वहाँ से उठकर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अनया की मम्मी आकृति को कहती है, बेटा आप कमरे में जाओ। आकृति हाँ में सिर हिलाती है। उसको कमरे में भेज देती हैं अनया की माँ और सर्वेंट से कहती हैं, बहू रानी के लिए खाना लेकर जाओ। उन्होंने सुबह से नाश्ता नहीं किया है और लंच का टाइम भी हो गया है, तो लेकर जाओ। सर्वेंट हाँ में सिर हिलाता है और बाकी के लोगों के लिए टेबल पर लंच लग चुका था। अभी आकृति को इसलिए अकेले भेजा गया, अभी बहुत सी रस्में बाकी थी, शाम को मुँह दिखाई भी होने वाली थी और बहुत सारे सर्वेंट और फैमिली मेम्बर्स सभी थे यहाँ पर। कुछ गेस्ट जो आए हुए थे वो भी थे, तो अभी वो लोग गए नहीं थे। इसी वजह से अनया की मम्मी ने आकृति को उसके कमरे में भेज दिया था। सभी लोग लंच वगैरह कर लेते हैं, करने के बाद सभी अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। अनया की मम्मी सर्वेंट को कहते हैं कि आसपास जो कुछ भी हैं जान पहचान के लोग, उनको कह दिया जाए कि शाम को मुँह दिखाई है और अनयन की शादी हो चुकी है। सर्वेंट भी हामी सिर लाता है और सबको खबर जो है पहुंच जाती है, यहाँ तक कि अनया के दोस्तों तक भी। शाम को मुँह दिखाई थी, सभी अपने कामों में लग जाते। इधर सारी तैयारियां सर्वेंट कर रहे थे, बाकी मेंबर्स रेस्ट कर रहे थे। इसी तरह करीबन जो है 3 बज जाते हैं। 3 बजते ही अनया जो है अपने कमरे से बाहर निकलती है। निकलते हुए दिखती है कि वाह, हॉल का नज़ारा तो कुछ और ही था, काफ़ी अच्छे से सजाई गई थी और एक वहाँ पे रखी गई थी सिंगल सोफ़ा, उसको भी सर्वेंट ने अच्छे से सजा दिया था। अनया पूछती है, क्या चल रहा है? सर्वेंट अनया का देखता है और कहता है, अनयन बाबा आप आ गए। हाँ, वो बहू रानी का मुँह दिखाई है ना, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। अच्छा, तो मुँह दिखाई की तैयारी चल रही है? हाँ बाबा। ठीक है, एक काम कीजिए ना, मेरे लिए एक कॉफ़ी बना दीजिए। ठीक है बाबा, आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। अनया वहीं पर बैठ जाती है। तभी जो है उसको ध्यान आता है आकृति का। वो सर्वेंट को जो है रोकते हुए कहती है, आप एक काम कीजिए ना, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आता हूँ। तो सर्वेंट भी कहता है, जी। अनया जो इधर उधर देखती है, कहीं उसकी माँ तो नहीं है ना। फिर वो उठती है, उठकर आकृति के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो आकृति का डोर जो है खोलने की कोशिश करती है, तो अंदर से लॉक था। वो खटखटाती है, दरवाज़ा कुछ समय बाद खुलता है। अनया जो है ये देखती नहीं कि दरवाजे पे कौन खड़ा है। वो डायरेक्ट कहती है, यार आकृति, दरवाज़ा क्यों बंद की थी, चलो अंदर। ये बोलकर जैसे ही वो अंदर अपना सिर उठाती है ना, तो देखती है वहाँ पे उसकी माँ खड़ी थी। उसकी माँ जो है कहती है, क्या हुआ बेटा? मम्मी आप यहाँ पे? हाँ बेटा, हाँ मैं यहाँ पे। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आ, क्यों, तुम्हें आनी थी? क्या आप कह रहे हो मम्मी? आनी थी का क्या मतलब है? मेरी वाइफ है ना, तो मैं तो आ सकता हूँ ना। तो अनया की मम्मी अनया की कान खींचते हुए कहती हैं, बेटा हाँ आ सकते हो, लेकिन अभी नहीं, जब वो तुम्हारे कमरे में जाएगी तब, ठीक है? और वहाँ पे आकृति रेडी हो रही है, थोड़ी देर में मुँह दिखाई है। मम्मी ठीक ठीक है, मैं समझ गया। आप मेरा कान तो छोड़ो, दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है? हाँ। वैसे अनयन, हाँ 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 मम्मी, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दो बेटा, ठीक है? आप यहाँ पे अनया नहीं अनयन हो, ये चीज़ भूलो मत। आई नो कि आप कुछ दिन बनारस रह के आए हो और आप अपने ही मतलब पूरी तरह से आप लड़की बन के बातें करते थे, लेकिन आप पुरानी चीज़ें भूलो मत। ओके 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 मम्मी, मैं नहीं भूलूँगा, ठीक है? हाँ, कुछ दिनों की बात है, आप अपने आप को सँभालो। ठीक है मम्मी, मैं समझ गया, अब मैं जाऊँ? वैसे मम्मी एक नज़र देख लूँ क्या? तो अनया की मम्मी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, चलो निकलो। अनया की मम्मी उसको भगाते हुए दरवाज़ा फिर से बंद कर देती है। आकृति रेडी हो रही थी, वो भी ये सारी बातें सुन रही थी।
उसको भी हंसी छूट जाती है अनाया की हरकतें देखकर। अनाया की मम्मी जब उसके सामने जाती हैं तो कहती है, आह मेरी बेटी की क्या मैं बोलूँ, बहुत शैतान है, देखो तुम्हें ही झेलना है। आकृति कुछ नहीं कहती, अपनी नज़रें जो है झुका लेती है। अनाया की मम्मी उसको बहुत अच्छे से रेडी करती हैं। उसके हाथों में जो चूड़े थे वो पहनी हुई थी। तो अनाया की मम्मी कहती है, बेटा इसको उतारना नहीं है। तो आकृति कहती है, जी मम्मी, मम्मी ने बोला था कि 1.25 महीने, हाँ 1.25 महीने, इसको उतारना नहीं है। मुझे पता है कि ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट क्या कर सकते हैं, यही रिवाज है, परंपरा है, कहते हैं सुहाग की निशानी है, तो उसी हिसाब से चलनी पड़ती है। और सिंदूर भी तुम वही लगाना जहाँ तुम्हारी सिंदूरदानी जो होती है ना, उसी में से सिंदूर लगाना 1.25 महीने तक, ऐसे ही होता है। अने आकृति हाँ में सिर लाती है जी। उसके बाद जो है उसके गले में नेकलेस पहनाती हैं अनया की मम्मी, और टीका भी लगाती हैं, नाक में नथ भी लगाती हैं। मतलब एक शादी के दिन जिस तरह से रेडी हुई थी आकृति, जस्ट वैसे ही। लेकिन फ़र्क बस इतना था कि उस दिन उसके दोस्तों ने रेडी किया था और यहाँ पे उसकी सासू माँ ने। आकृति को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अनया की मम्मी का स्वभाव अभी तक तो अच्छा ही था, जैसा कि अनया ने बोला था कि आगे का पता नहीं। आकृति का मन में वो चीज़ था कि आगे पता नहीं क्या होगा। खैर वो तो बात की बात है। लगभग आधे घंटे बाद अनया की मम्मी कमरे से बाहर निकलती हैं और नीचे हॉल में जाती हैं, देखती हैं कि हाँ सब तैयारियाँ हो चुकी हैं और थोड़ी देर में मेहमान जो है आने लगेंगे। तो सर्वेंट के पास जाती हैं और पूछती हैं खाने पीने का इंतज़ाम सब हो गया? तो सर्वेंट कहते हैं जी मालकिन, ठीक है, तो चलिए जाइए आप लोग भी रेडी हो जाइए, ठीक है जी। वो सभी भी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। आसपास के जितने भी जान पहचान के लोग थे वो भी आए हुए थे। कुछ पुणे में रहने वाले उसके मम्मी के दोस्त, उसके पापा के दोस्त, दादाजी के फ्रेंड्स भी आते हैं जिनके साथ वो अक्सर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। दादी माँ के साथ जो किटी पार्टी के लिए लोग आते थे उनकी फ्रेंड्स वो भी आई हुई थी। धीरे धीरे करके काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं। हॉल पूरा भर चुका था। उसके बाद जो है उन्हीं में से एक लेडी थी, हंसते हुए कहती हैं, अरे बहन जी बहू को तो लेकर आइए। तो दादी माँ कहती हैं, अरे रुको ना रुको, इतनी जल्दी भी क्या है हमारी बहू को देखने के लिए? कैसी बातें कर रही हो, क्यों ना देखें? इतने टाइम से तुम अपने लिए बहू ढूंढ रही थी, हम भी तो देखना चाहते हैं ना कि तुम्हारी बहू कैसी दिखती है। और वैसे तुमने बेटी की शादी कहाँ की? तो अनया की मम्मी कहती हैं, जी बनारस। बनारस? हाँ। तुम लोग बनारस कैसे पहुँच गए? तो दादी माँ कहती हैं, बनारस हम पहुँच गए नहीं, गए थे ना संगम के टाइम में, तो वहाँ पे हमें पसंद आ गई थी, पता करते हुए पहुँच गए और पता चला कि उसकी शादी नहीं हुई है और वो लोग भी लड़के ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, तो बस क्या था, हमने रिश्ता भेज दिया। अरे वाह, चलो अब बहू की मुँह दिखाई भी कर दो, हम भी तो देखें तुम्हारी बहू कैसी दिखती है। दादी माँ अनया की मम्मी की तरफ देखती हैं तो अनया की मम्मी भी हाँ में सिर हिलाती हैं और वो चली जाती हैं। आकृति के कमरे में जाती हैं, वहाँ पे आकृति बैठी हुई थी। अनया की मम्मी कहती है, बेटा रेडी हो गया? हाँ ठीक है चलो। आकृति खड़ी होती है, उसको थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, थोड़ी नर्वस थी। तो अनया की मम्मी कहती है, रिलैक्स बेटा, कुछ नहीं है, बस कुछ लोग आएंगे देखेंगे और चले जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग हैं ना, हम लोग वहाँ पे रहेंगे जी। अनया की मम्मी उसके सिर से घूंघट अच्छे से नीचे तक कर देती है। घूंघट में अनया का आकृति का हाथ पकड़ के उसको लेकर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है और ले जाकर उसी सिंगल सोफे पे बैठा देती हैं जो सर्वेंट ने अच्छे से सजा के रखा था। लीजिए हमारी बहू आ गई, दादी माँ ने कहा। वैसे जो भी कहो, तुम्हारी बहू के हाथ पैर तो सही दिख रहा है, आई मीन जो पैर दिखते हैं ना थोड़े से, वो और हाथ दिख रहे थे। अब आकृति तो गोरी थी तो उससे हिसाब लगाया जा सकता था कि हाँ लड़की कितनी सुंदर होगी।
उन लोग का मानना था वो देखते हैं तो। दादी माँ कहती हाँ अभी हमारी बहू को देख लो उसके बाद तारीफ़ करना। तो वो लेडी भी हंसती हुई कहती है हाँ हाँ बिल्कुल चलो देखते हैं। तो अभी रश्मि स्टार्ट होने वाली थी कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई अनया आती है और कहती है क्या हम भी शामिल हो सकते हैं। तभी सब लोग जो है उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ओह अनयन बेटा आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था। क्या हमारा इंतज़ार? हाँ हम तुम्हारी बीवी को देखने के लिए आए हैं। अच्छा तो क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। क्या तुमने अपनी वाइफ को नहीं देखा है? अनया कहती है देखा है ना बहुत बार देखा है, बहुत खूबसूरत है। और मुझे तो आप लोग के लिए डर लग रहा है कहीं आप मेरी बीवी को देखने के बाद अपनी बहुओं को कम सुंदर ना समझने लगे। वो हंसती हुई बोलती है। तो वहाँ पे जो भी लेडी थी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है फिर देखते हैं। हाँ हाँ आंटी देखिए देखिए, पर हाँ देखने के बाद मेरी बीवी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा गिफ्ट। अगर आप लोग गिफ्ट लेकर आए हो तो देखो, वरना रहने दो, मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। ऐसा बोलता है। दादी माँ उसकी तरफ देखती हूँ कहती क्या बोल रहे हो। अब कुछ नहीं दादी माँ, अब आंटी लोग हैं तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक तो होती है ना। हाँ हाँ हंसी मजाक ठीक है, बैठो तुम्हारी बीवी के लिए हम लोग गिफ्ट लेकर आए हैं, बैठो बैठो। हाँ बिल्कुल, आकृति के बगल वाले सोफे पर बैठ जाती है और सबके साथ कहती है ठीक है आप लोग स्टार्ट कीजिए, मैं भी देखना चाहती हूँ आप लोगों की बहुएं खूबसूरत है या मेरी बीवी। ये बोलकर हंसने लगती है। तभी जो है दादी माँ की दोस्त उठती है जिनका नाम जिया होता है। दादी माँ कहती है जिया तू स्टार्ट कर। वो जो थी जिया कहती है हाँ हाँ मैं ही स्टार्ट करती हूँ। ये बोलकर वो उठती है और बड़े आराम से जाती है आकृति के पास और उसका घूंघट धीरे से उठाती है। हालांकि वो पूरी उठाती नहीं है, वो इतना उठाती है कि वो आकृति का चेहरा देख सके। आकृति अपने पलके झुकाई हुई थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। जिया देखती है और देखते हुए कहती है वाह तुम्हारी बहू तो बहुत खूबसूरत है शकुंतला। अनया की दादी जी का नाम शकुंतला होता है। शकुंतला जी अनया की दादी जी कहती हैं हाँ ना कैसी है मेरी बहू। जिया दादी जी बताइए ना कैसी है मेरी बीवी, अनया पूछती है। तो वो जो है जिया जी वो फिर घूंघट को सही करते हुए वहाँ से हटती हैं और कहती हैं हाँ हाँ तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। क्या चाँद की जैसी? हाँ बिल्कुल चाँद की जैसी। अनाया खुश हो जाती है और कहती है ना मैंने तो पहले ही बोला था कि आप मेरी बीवी को देख लो फिर कहोगे कि आपकी बहू मेरी बीवी के आगे फीकी है। वो जिया दादी जो थी हंसते हुए कहती हाँ हाँ तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, मेरी बहू तो तुम्हारी माँ की उम्र की है। तो बताओ क्या तुम अपनी माँ को कंपेयर अपनी बीवी से कर सकते हो? तो झट से अनाया जवाब देती है बिल्कुल कर सकता हूँ ना, मेरी माँ बहुत खूबसूरत है, मेरी बीवी से भी ज़्यादा। वाह बेटा, माँ को भी खुश करनी है और बीवी को भी। अब क्या बोले, बैलेंस बना के चलनी पड़ती है ना जिया दादी जी, क्या करें। अब आप देख लो। हाँ हाँ बेटा तुम बहुत चालाक हो। अब वो तो मैं हूँ, अपना कॉलर जो है उठाती हुई कहती वो तो मैं बहुत हूँ। उसकी इस हरकत को दादी माँ मतलब हंस रहे थे लोग, देख रहे थे लोग, वहाँ पे और भी लोग थे। बारी बारी से सभी देखते हैं तारीफ करते हैं। इसी तरह करीबन 1 घंटे निकल जाते हैं। बहुत से लोग आए थे, लगभग 50 से ऊपर लोग थे। एक एक करके देखते हैं, सबको नाश्ते वगैरह दी गई हुई थी। तभी जो है अनया की मम्मी कहती हैं माँ जी क्या मैं आकृति को लेकर जाऊँ? तो दादी माँ कहती हैं हाँ ठीक है। अनया की मम्मी आगे बढ़ती हैं आकृति को लेने के लिए, लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आती है रुक जाइए आंटी, अभी रस्में ख़त्म नहीं हुई है, हम तो अभी बाकी है।
सभी की नज़रें दरवाजे की तरफ चली जाती है जहाँ पे कम से कम 10 लोग खड़े थे। अनाया उन सबको देखती है और खड़ी हो जाती है और मन ही मन कहती है, लो अब क्या होगा, बच गई बैंड। उसकी ये बात थोड़ी सी आकृति के कानों में चली जाती है। आकृति हालांकि घूंघट के अंदर से ही अपनी नज़रें उठाती है और अनाया को देखती है, रो पर जैसे मानो 12 बजे होते। प्रिया भी खड़ी हो जाती है और कहती है, लो अब तो अनाया गई। वहाँ से 10 लोग थे जिनमें 6 लड़कियाँ थी और 4 लड़के। सभी अपने ही स्वैग में अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो अनैन के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या भाई तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं, और यहाँ तक कि तुमने भाभी की मुँह दिखाई भी कर रहे हो बैठकर, हमें बुलाया भी नहीं। इट्स नॉट फेयर, ये तो गलत बात है ना। अनैया कहती वो अरे यार एक्चुअली इतनी जल्दी में सब कुछ हो गया कि हाँ हाँ जल्दी में हो गया, हमें अच्छे से पता है कितनी जल्दी में हुआ है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम भाभी को तो देख लें। हाँ देख लो। तभी जो है अनैया की मम्मी कहती है, बेटा आप लोग बैठ जाओ, ठीक है, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो वो लोग भी समझते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन उनमें से एक इंसान थी, एक लड़की जिसकी आंखों में नमी थी और वो अनैयन को देख रही थी, कभी आकृति को जो वो घूंघट में बैठी थी। उसकी मुठिया जो है कसी हुई थी, हाथ की मुठिया, और वो सोफे की साइड में रखी हुई थी ताकि किसी की नज़र ना पड़े। उसकी आंखों में वो नमी बहुत कुछ दर्शा रही थी, बहुत कुछ। उसके साथ में ही एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी नज़रें जब उस लड़की पे पड़ती है, उसकी मुट्ठियों पर अपना हाथ रखती है और कहती है, रिलैक्स, तुम्हें तो पहले से पता है ना कौन है ये लड़की। उसकी आंखों में ये आंसू क्यों थे? क्या कुछ ऐसा है जो अब खुलने वाला है? राज जानेंगे सब अगले एपिसोड में। और स्टोरी लेट आने के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, यहाँ का मौसम ठीक नहीं है, अक्सर बारिश होते रहते हैं, तो मेरी बेटी को थोड़ी सी ठंडी लगी है और 2 साल की है। 2 साल के बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं ठंड होने से, तो मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर पाऊँ। मैंने स्टोरी तब रिकॉर्ड की जब वो थोड़ी सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और मैंने इसे 2 पार्ट में रिकॉर्ड किया, इसी वजह से और भी ज़्यादा लेट हो गया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आई होप आप सब समझेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जुड़े रहें हमारे स्टोरी के साथ जिसका नाम है संगम दो दिलों का।